स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। शारदा नहर में एक नाव पलट गई जिससे 15 लोग नदी में गिर गए। 3 शव बरामद किए गए और जबकि 12 लोग अभी भी लापता हैं। यह घटना उस समय हुई जब समूह एक अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे? ये थाना तंबोर के अंतर्गत शारदा नदी पर एक परिवार के लोग एक अंत्येष्टि संस्कार में जा रहे थे, जहां पर नाव बीच में पलट जाने के कारण उस नाव में सवार 16 लोग डूब रहे थे। उनमें स्थानीय गोताखोरों के द्वारा, पुलिस की टीम के द्वारा और अन्य सभी स्थानीय लोगों के सहयोग से 13 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है। उसमें कुछ लोग सामान्य उपचार के लिए भी अस्पताल में हैं, लेकिन इनमें से भी किसी की हालत गंभीर अभी नहीं बताई गई है डॉक्टर के द्वारा। 3 लोगों की इस घटना में दुखद मृत्यु हो गई है। उनकी बॉडीज़ को निकलवा लिया गया है और पीएम के लिए भेजा गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। नाविकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से सवारियां अधिक भर करके? देखिए, सभी लोग सुरक्षा जैकेट का प्रयोग करें, क्योंकि नदी के बीच में जल स्तर अनेकों बार अचानक से बढ़ जाता है। तो इसलिए सभी लोग उचित सुरक्षा कारणों से जो भी चीज़ें जरूरी हैं उनका प्रयोग अपने साथ। पूरा क्या मामला है, कैसे हादसा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। क्रिमिनेशन के लिए जो है कि नदी के उस पार जा रहे थे जी, और नदी में जो है कि नाव जो है बैठ गई। बैठने से लोग वहाँ डूब गए। उसमें से 12 लोगों को बचा लिया गया है और 3 लोग जो है मृतक हो गए हैं। जो 12 लोगों को बचाया गया है, इनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया जा रहा है नाव में काफ़ी लोग सवार थे, उसमें से कितने मिसिंग है, इसके बारे में कोई जानकारी है? मिसिंग कोई नहीं है। 15 लोग बताए जा रहे थे, तो 12 हॉस्पिटल में और 3। अच्छा, तो क्या अभी तक मृतक मिसिंग का संज्ञान नहीं आया जी तरीके से आज घटना घटी है, इसके बारे में पूछते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 9 से लोग जा रहे थे, उसमें एक दुर्घटना घटी है और उसके लिए हमारी जो प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार वहाँ तुरंत पहुँच गई थी। उनमें से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 3 की बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई और 12 लोग को सकुशल निकाल लिया गया। उनका इलाज चल रहा है और किसी को कोई गंभीर नहीं है। अभी हमने यहाँ पे माननीय विधायक जी भी मौजूद हैं, हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है, कोई गंभीर नहीं है। इनको डिस्चार्ज करके उनके घरों में जाएंगे और जो भी इसमें शासन की तरफ से सहायता दैवीय आपदा की वो भी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। जिस तरीके से पूर्व की घटनाएं हुई और जागरूक लोगों को किया गया, फिर भी ऐसी घटना हो रही, क्या सही करने की जरूरत है? देखिए, जो भी लोग नाव से ट्रैवल कर रहे हैं उसमें क्योंकि कभी कभी ओवरलोडिंग के कारण ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए प्रशासन भी, पुलिस भी और उत्तर प्रदेश शासन भी लगातार जागरूक कर रहा है। इसको हम लोग और अच्छे प्रयास करने का प्रयास करेंगे ताकि मतलब नाव में जो लोग चाहें तो सेफ्टी चलें और इस टाइप से घटनाएं ना हो। सर, नदी में जो नाव चल शाहजहांपुर में होली जुलूस के दौरान एक विघटन उत्पन्न हुआ जब युवाओं के एक समूह ने पुलिस पर पत्थर फेंके। जो जुलूस का पीछा कर रही थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उपद्रवियों का पीछा किया। स्थिति 10 से 15 मिनट बाद शांत हो गई और अधिकारी घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर रहे हैं। हालांकि होली जुलूस शांतिपूर्वक जा रही है। बिहार के मुंगेर जिले के नदलपुर गांव में रहने वाले एक परिवार के कथित हमले के बाद एएसआई संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को पटना अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एसपी मासूद ने बताया कि देर शाम मुंगेर पुलिस को सूचना मिली थी कि नंदलपुर गांव में एक परिवार शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचने पर एएसआई सिंह पर परिवार के सदस्यों ने हमला किया, जिन्होंने उनके सिर पर वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए।
अंतर्गत देर शाम में संध्या को सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पीकर के हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इनके सर पे वार किया गया है और इनको गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इनको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके गए और यहाँ से इनको रेफर कर दिया गया है पटना के लिए, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। काफ़ी दुखद घटना है। मुंगेर जिला के मुफस्सिल थाना के जो नंदलालपुर ग्राम है, दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर एएसआई संतोष कुमार सिंह के आरक्षी के साथ वहां जाते हैं। एक पक्ष के द्वारा उसी विवाद क्रम में इन पर सर पर रड से हमला कर दिया जाता है। गंभीर रूप से जख्मी होते हैं। इलाज के लिए पटना पारस हॉस्पिटल आते हैं। इलाज के दौरान लगभग 3 बजे रात्रि में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना काफ़ी दुखदायक है। घटना में शामिल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही इसमें और कौन घटना में शामिल है पुलिस को चिन्हित करना है और ऐसे व्यक्तियों को स्पीडी ट्रायल के सजा देने की जरूरत है। ये संतोष कुमार सिंह अभी एएसआई जुआ भी थे और रोहतास के रहने वाले थे। इसी तरह अब 2 दिन पहले अररिया जिला में भी एक घटना घटी थी। वहां पुलिसकर्मी अपराधी गिरफ्तार करने गई थी। गिरफ्तारी के उपरांत ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है और धक्का मुक्की क्रम में एक एएसआई की गिर गई और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। यह चिंता का विषय है। आखिर ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही है, कानून के पुलिसकर्मी जो हाथ अपने जो है उनका विरोध कर रहे हैं और अपने जनता कानून हाथ में ले रही है, इस पर चिंतन का विषय है। हम पुलिसकर्मी जो है इस पर समाज के हिस्से हैं। किसी के परिवार, किसी के भाई, किसी के बेटा, किसी के संबंधी, ये सोचना चाहिए पुलिस पब्लिक से बेहतर संबंध हो। पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए, न कि पुलिस पर हमला करना चाहिए। और ऐसी घटनाएं अगर घटित हो रही है तो निश्चित तौर पर पुलिस मुख्यालय, सरकार, जिला के एसपी, पुलिसकर्मियों को सोचना चाहिए और कैसे ऐसे घटनाएं नहीं घटित हो। लगातार इस तरह की घटना और उतना पहले से कोई पता नहीं था। हम तो थे भी नहीं यहाँ पर घर में। मेरे बच्चे थे, परिवार थे और हम तो बेनीपुर में बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ, अभी खेल रहे थे। तो मेरा बेटा गया, सर फटा हुआ था, बोला पापा हमको मार दिया, मम्मी को भी मारे हैं, हमें चाचा को भी मारे हैं। तो हम बोले कि तो चलो पहले प्रशासन को जाते हैं थाना। तो थाना पर हम गए तो थाना पर हमको बोले कि जाओ ठीक है, प्रशासन पहुँचेंगे वहाँ पर, आपका मामला वहाँ पर देख लेगा। वो पी के गाली ही दे रहा था। प्रशासन बोला तुम लोग जाओ, हम उसको समझा देते हैं। हम लोग अपना घर आए, वो गए तो उतने में देखते कि हड़बड़ा करके यहाँ घर के वो चले। तो आप पर देखे हम तो बाद में आए, हम तो बाद में तो पूरी तरह से वो बाद में जब आए ना प्रशासन, हम देखे कि घायल उठा करके फिर उसको गाड़ी में रखा हॉस्पिटल में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। घर? गुजरात के वडोदरा में शुक्रवार तड़के एक तेज रफ्तार कार और 2 पहिए वाहनों की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। मुक्तान क्रॉस रोड के पास देर रात करीब 12:30 बजे हुई इस घटना के बाद चालक रक्षित चौरासिया जो 20 साल के हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। चौरासिया ने दावा किया कि एक गरी और अचानक एयरबैग की तैनाती ने उनकी दृष्टि को बेटित काट दिया, जिससे दुर्घटना की सीसीटीवी फुटेज में कार को 2 स्कूटरों को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है, जो रुकने से पहले सवारों को घसीटते हुए ले जा रही थी। सर मैं वहाँ से ऋषिगढ़ से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। क्या हुआ? किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। 7 बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था।
और आपको से कितने जन पता है आपको? 8 लोग। सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख वुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। नल। और मदर क्या करती है? राज्य में एक शानदार होली उत्सव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जिले गोरखपुर में एक जन सुनवाई आयोजित किए। बैठक के दौरान सैकड़ों शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से संपर्क किया और कई ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई। मुख्यमंत्री योगी ने सभी की समस्याओं को एक एक करके सुना और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को उन्हें हल करने के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ मुद्दों का मौके पर ही समाधान किया और अन्य को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। भारत ने पूर्वग्रह से लड़ने के लिए एक अधिक संवेशी दृष्टिकोण की मांग की है, जो सभी धर्मों को लक्षित करने वाले धार्मिक भाइयों को संबोधित करने पर केंद्रित है। इस्लामोफोबिया से लड़ने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर महासभा ने बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पूजा स्थलों और धर्मों के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत 4 प्रमुख धर्मों का जन्मस्थल लंबे समय से धार्मिक भेदभाव और हिंसा से मुक्त एक विश्व को बढ़ावा देता रहा है। At the outset, I convey greetings on the holy month of Ramadan and also wish everyone a happy Holi, the festival of colors. India is a land of diversity and pluralism. We are home to followers of virtually every major religion in the world, and India has been the birthplace of 4 world religions, namely Hinduism, Buddhism, Jainism, and Sikhism. With over 200 million of its citizens practicing Islam, India is home to one of the largest Muslim populations in the world. Thus, fostering a world free from religious discrimination, hatred, and violence has been a way of life for India since time immemorial. It is this very spirit that made India adopt the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief in November 1981. The elaboration of Article 2 on intolerance and Article 6 on what constitutes the right to freedom of conscience, religion, or belief, in our view, is one of the most expansive and constructive attempt to address the rising tide of religiophobia and religious divides in the world. Mr. President, we stand united with the UN membership in condemning incidents of religious intolerance against Muslims. However, it's also imperative to recognize that religious discrimination is a broader challenge that affects followers of all faiths. We strongly believe that the path to meaningful progress lies in acknowledging that religiophobia in its various forms threatens the fabric of our diverse global society. Mr. President, in an increasingly fractured world, the United Nations is envisaged as an entity that rises above differences. The UN derives its credibility from its perseverance to promote peace and security, growth and development. The work done by the United Nations and its entities in supporting maintenance of international peace and security, promoting social development, advancing women's empowerment, and fostering capacity building is immense. In keeping with this core agenda, any deliberation on issues of faith must seek to unite, not divide. Mr. President, we have recently witnessed a disturbing rise in violence targeting places of worship and religious communities. This can only be countered by sustained commitment and concrete action from all member states to the principle of equal respect for all faiths. All countries must commit to equal treatment of all their citizens and not practice policies that promote religious discrimination. We must also ensure that the education system does not perpetuate stereotypes or encourage bigotry. As we observe this day,
let us remember that the fight against Islamophobia is inseparable from the broader struggle against religious discrimination in all its forms, as was correctly envisaged in the 1981 Declaration. Let us work towards a future where every individual, regardless of their faith, can live with dignity, security, and respect. Mr. President, as is their habit, the former Foreign Secretary of Pakistan today has made an unjustified reference to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Frequent references will neither validate their claim nor justify their practice of cross-border terrorism. The fanatical mindset of this nation is well known, as also its record of bigotry. Such efforts will not change the reality that Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Thank you, Mr. President. साइंटिया पश्चिम बंगाल के पास 5 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 14 से लेकर 17 मार्च तक इंटरनेट और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको VoIP भी बोलते हैं, सेवाएं निलंबित कर दी गई। बीरभूम जिले में हिंसा की रिपोर्ट के बाद ये उपाय अफवाह फैलाने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए। वॉइस कॉल और SMS सेवाएं अप्रभावित है। पत्थरबाजी की घटनाओं के कारण कानून प्रवर्तन को तैनात किया गया है। इससे पहले भी बार बार ऐसे घटनाओं में बीरभूम में घटना हमने देखा है। सिर्फ यही नहीं, बीरभूम में तृणमूल नेता जिलेटिन स्टिक के साथ और लाखों की संख्या में जिलेटिन स्टिकों के साथ इससे पहले भी पकड़ा गया है। इन्हें इंक्वायरी चल रही है। बीरभूम को ममता बनर्जी की सरकार ने पूरी तरीके से ब्लास्ट का फैक्ट्री बना दिया है। वहाँ पे इलीगल माइनिंग चलती है स्टोन की, और इसके कारण जिलेटिन स्टिक से लेकर सारी जो विस्फोटक एक के बाद एक वहाँ पे मिल रहा है। ऐसी घटनाएं घट रही है। और इससे पहले कलकत्ता जैसे शहर से 1000 किलो से भी ज्यादा एमोनियम नाइट्रेट मिलना, जो और वो भी बाहर से आके एजेंसियां पकड़ के ले जा रही है। कलकत्ता पुलिस को पता ही नहीं हुआ। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और उसकी पुलिस किस तरीके से नालायक पुलिस है और नालायक सरकार है। पश्चिम बंगाल की पुलिस बहुत वहाँ पे मौजूद थे, उसके बावजूद ये घटना घटी। ये पुलिस मौजूद है इसलिए घटेगा वहाँ पे। पश्चिम बंगाल की पुलिस को ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये जो प्रोफेशनलिज्म होता है पुलिस का, इसका पूरा खत्म पुलिस मंत्री ने, पुलिस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने कर दिया। क्योंकि पुलिस को जब आप पॉलिटिकल कामों में यूज करेंगे तो पुलिस अपना धार खोती है, अपना जो शार्पनेस है वो शार्पनेस खोती है। इसी के कारण पॉलिटिकल यूज होते होते पुलिस पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में उसकी प्रोफेशनलिज्म खो चुका है। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।